अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता करने के लिए और इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कमर कस लिया, तो वहीं पर इनकी अपनी जमात के बागी रुकन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक बार फिर खबरों की जीनत बन चुके हैं। एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द की वो मुलाकात जिसके अंदर जरदारी साहब, बिलावल साहब, हमजा साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी, उस मुलाकात को बड़ा अहमियत का हामिल तस्वुर किया गया। और उस मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन साहब एक बार फिर मीडिया पर इन हुए और उन्होंने अपनी जिंदा सियासत को एक बार फिर जिंदा कर दिखाया। जब वो मीडिया के सामने आए तो सबसे पहले जो सहाफियों ने सवालात किए उसमें उनके जहाज का भी तस्करा हुआ। और ऐसा हो नहीं सकता कि जहांगीर तरीन साहब मीडिया पर आए, वो मीडिया से टॉक करें और उसके अंदर उनके जहाज का तस्करा ना हो और ये बात ना हो कि उनका जहाज इस बार कहां पर लैंड करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो उनसे क्वेश्चंस हुए वो तो उसको तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि उनके साथ क्या सवालात हुए और उसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने गवर्नमेंट की कारकर्दगी को अपने निशाने पर रखा, उसको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया, उसके ऊपर हत्वे तनकीद की। और दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन साहब ने गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब ने अपनी नाअहली के फैसले के ऊपर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद की, वहीं पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जिसके तहत वो फॉर एवर डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, ताहयात नाअहल हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार की जो वो जो एक दरखास्त है, वो जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त है, उसके ऊपर उन्होंने अपना मौकफ दिया कि इसमें जी मैं ना तो फरीक हूँ और ना ही मैं इसमें फरीक बनूंगा। लेकिन उन्होंने ये बात की कि डिसक्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। मैं इस बात के ऊपर ये बात नहीं करता कि नहीं होनी चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन किसी शख्स को, किसी भी रुकने पार्लियामेंट को फॉर एवर डिसक्वालीफाई करना ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर अदालत को भी नजर सानी करनी चाहिए। इस फैसले के ऊपर उन्होंने कहा कि चोर भी इलेक्शन लड़ता है, डाकू भी इलेक्शन लड़ता है, करप्ट लुटेरा भी इलेक्शन लड़ता है, उसको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत होती है। लेकिन मैंने तो जो जुर्म किया, खैर मैंने ये साबित नहीं किया कि जी मेरे ये असासे थे, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, इसके ऊपर आप मुझे डिस्क्वालीफाई करते, लेकिन क्या आप मुझे ताहयात नाअहल करते, क्या आप इसके ऊपर मुझे ताहयात सजा देते। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि कतन ऐसा नहीं था, आप मुझे ताहयात नाअहल ना करते, मेरा सियासी कैरियर, मेरा सियासी मुस्तकबिल दाव पर ना लगाते। जहांगीर तरीन साहब के बारे में एक बात तो बहुत मशहूर है कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हमेशा गालिब रहेंगे जब तक वो हयात हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अदम एतमाद की मूव आए या इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सेटअप हिले तो उसमें जहांगीर तरीन साहब का रोल ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का रोल ऑपोजिशन को भी दरकार होगा। और वो इसलिए दरकार होगा कि वो जहांगीर तरीन जिसने आज़ाद उम्मीदवारों को अपने जहाज में बिठा बिठा कर उनको अरबों रुपए में खरीदा, उसके बाद गवर्नमेंट्स बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत बनवाई, पंजाब में हुकूमत बनाई, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनवाई, बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहादियों को इकट्ठा किया। तो जहांगीर तरीन की जो कंट्रीब्यूशन है इस गवर्नमेंट को बनाने में वो 90% से भी ज्यादा है और 5% जो है वो गवर्नमेंट की अपनी कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक ऐसे जो है वो मामले के अंदर उनकी कोई कंट्रीब्यूशन ना हो कि इस गवर्नमेंट को चलता किया जाए या इस गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद की मूव आए। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके बारे में एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्यादत की आपस में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ये बात सामने आई कि जी 20 अरकान असेंबली, गवर्नमेंट के जो 20 अरकान असेंबली हैं वो राब्ते में हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। मुस्लिम लीग नून ने भी इस बात का इजहार किया कि गवर्नमेंट के वो 20 अरकान असेंबली जो इस वक्त ऑपोजिशन के ट्रेजिडी बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में, वो इस वक्त गवर्नमेंट के अरकान असेंबली ऑपोजिशन के साथ राब्ते में, हमारी जमात के साथ राब्ते में है। तो दूसरी जानिब वहीं पर उन्होंने ये भी बात की पीपल्स पार्टी की क्यादत को
کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو جہانگیر ترین گروپ کے 6 ارکان اسمبلی ہیں وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اس پورے فگر کو ملایا جائے جو یہ 26 ارکان بنتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر جو عدم اعتماد کے اندر اپنا ایک افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کروشل رول پلے کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ جو سوالات ہوئے جہانگیر ترین صاحب سے جی جو سوال ہوئے لودھرا میں وہ صحافیوں سے گفتگو ہو رہی تھی ان کی اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ کی نااہلی کب ختم ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جی جو سپریم کورٹ آف بار کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں موقف اپنایا گیا کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو سب سے پہلی بات ہے فریق نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ جی نہ تو میں اس میں کوئی پٹیشنر ہوں نہ ہی میں اس میں کوئی درخواست گزار ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ بار نے یہ درخواست دائر کی جس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہی میں اس میں درخواست کے لیے جو ہے وہ اپنا کوئی موقع پیش کرنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک الگ بات ہے، سپریم کورٹ بار یہ سمجھتی ہے کہ یہ آئین کے بالکل جو ہے آئین اور قانون کے منافی ہے اور اس میں جو ہے وہ عدلیہ خود اس بات کو جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل دیا جا سکتا ہے یا اس فیصلے کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو تاحیات نااہل قرار دینا افسوسناک طرز عمل ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہوگی. اس کے اوپر ماہر قوانین جو ہیں، اس کے اوپر جو سابقہ ججز ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دے چکے ہیں کہ اس جو ہے نا تاحیات نااہلی کے فیصلے میں قانونی سکم موجود ہے، اس میں بہت سے جو ہے وہ ایررز ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو تاحیات نااہل قرار دینا یہ اس کے سیاسی مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے. بے شک یہ عدالت کا فیصلہ ہے، ود ویری ڈیو ریسپیکٹ آنریبل ججز کا فیصلہ ہے، لیکن اس کے اوپر عدالت کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کو ڈسکوالیفائی دیتے ہیں، آپ کے سامنے یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس ہے، جو دانیال عزیز ہیں ان کا کیس ہے، نہال ہاشمی صاحب کا کیس ہے، طلال چودھری صاحب کا کیس ہے، تو اگر اس میں یہ سٹینڈرڈز متعین کر دیے گئے ہیں تو پھر تاحیات نااہلی کے فیصلے میں بھی عدلیہ کو کچھ سٹینڈرڈز کو متعین کرنا ہوگا، کچھ سٹینڈرڈز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اس کو متعارف کروانا ہوگا، کیونکہ اگر اسی طرح کے فیصلے آتے رہے تو پھر ایک بار جو ہے وہ جسٹس سجاد علی شاہ کی وہ جو عدلیہ تھی جس کو یہ تانا دیا جاتا تھا کہ جی وہ نظریہ ضرورت کی عدلیہ ہے، تو پھر دوبارہ سے میں نہیں چاہتا کہ وہ تانا ملے، لیکن عدلیہ کو اس کے اوپر خود جو ہے وہ سوچ بچار کرنا چاہیے اور خود عدلیہ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ فار ایور ڈسکوالیفیکیشن کے قانون کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا تو خیر یہ اپنا ایک موقف تھا، یہ تو میرا اپنا خیر ایک موقف ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بہتر جواب دے سکتی ہے، عدلیہ کے اندر جب یہ معاملہ جائے گا تو یہ وہ بات کریں گے. لیکن انہوں نے چور ڈکیتوں کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جی تاحیات نااہلی سے سیاسی مستقبل داؤ پر لگ گیا. انہوں نے کہا کہ تاحیات نااہلی سے سیاسی مستقبل داؤ پر لگ گیا اور اگر تاحیات نااہل قرار دینا تھا تو آپ کچھ دیر کے لیے سزا دیتے. یار میں نے غلطی کی، میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنے ایسٹس کو شو نہیں کیا، میں نے اپنے اثاثوں کو اپنی پراپرٹیز کو شو نہیں کیا، آپ نے ایک فیصلہ دے دیا میں نے قبول کر لیا، لیکن آپ نے تو تاحیات نااہل قرار دے دیا کہ میں ساری زندگی الیکشن نہیں لڑ سکتا اور الیکشن لڑنے سے رہا. یہ اس کے اوپر جو ہے ان کا ایک موقف آیا. ترین صاحب جو ہیں جی ان سے عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی سے متعلق اور ان سے متعلق جو سوال ہوا کہ جی کیا آپ اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بڑا ان کا جو ہے وہ ترین صاحب کا بڑا ایک کہہ سکتے ہیں آپ ایک ایسے انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ حکومت پر جہاں پر انہوں نے تنقید کی وہیں پر حکومت کو اپنے آڑے ہاتھوں لیا، حکومت کی پرفارمنس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ جب عوام کے سر سے پانی گزر جاتا ہے تو اس گورنمنٹ کو ایکشن لینا یاد آ جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو کوئی بنیادی ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے. یہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف یہ پہلا بیان نہیں دیا، انہوں نے یہ گورنمنٹ کے خلاف وہ بیان دیا ہے جو ایک ان کی اپنی گورنمنٹ کے خلاف چارج شیٹ ہے جس گورنمنٹ کو انہوں نے بنوایا تھا بڑے جو ہے وہ ایک بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ سیٹ اپ کے ساتھ بنایا تھا، آزاد امیدواروں کو خرید کے بنایا، اپنے جہازوں میں بیٹھ کر بنوایا،
हुकूमत साजी बनवाई। तो ऐसे वक्त में जब जहांगीर तरीन साहब ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जमात में अगर आज जहांगीर तरीन साहब बोल रहे हैं तो कल को कोई छोटे MNA MPS बोलेंगे तो उसको भी इतनी ही अहमियत दी जाएगी जितनी जहांगीर तरीन साहब को दी जा रही है। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब तो वो इनके इमरान खान साहब के वो राइट हैंडर हैं जिन्होंने इस जमात को ना सिर्फ बनाया बल्कि इस जमात के जलसों के ऊपर, कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर, इस जमात की तंजीम साजी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना कीमती वक्त सर्व किया। तो जहांगीर तरीन साहब जो आज ये बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी जब अवाम के सर से पानी गुजर जाता है तो इस गवर्नमेंट को एक्शन लेना याद आ जाता है। तीसरा सवाल हुआ कि आपका जहाज कहाँ लैंड करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया। तो जहांगीर तरीन साहब ने इसके ऊपर पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि आपने जहां इतना इंतजार कर लिया थोड़ा और कर लें, क्योंकि ये ऐलान अब ज्यादा दूर की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पर आपने इतना कुछ सब्र कर लिया है वहां पर थोड़ा सा और कर लें, ये ऐलान जो है कोई दूर की बात नहीं है, बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि अब उनका जहाज कहां पर लैंड करेगा। ये जो ख्वाजा साद रफीक साहब की साहबजादी की शादी के मौका पर जब लाहौर में तकरीब थी तो उसमें जहांगीर तरीन साहब से ये सवाल हुआ था कि आपका जहाज कहाँ पर लैंड करेगा। तो वो जो याद सादिक साहब खड़े हुए थे तो उनकी जानिब एक सहाफ़ी ने जो है इशारा किया, उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ तो नहीं लैंड करेगा। तो जहांगीर तरीन साहब भी हंसे और उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ दोस्ती पुरानी है, नून लीग के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। तो अब एक बार फिर जो है वो सहाफ़ी ने ये बात करके, वो कहते हैं ना कि मिर्च मसाला लगाना मछली को, तो वो मछली को मिर्च मसाला लगा के उसको जो है वो बड़ा स्पाइसी बनाने की कोशिश की है और ये सवाल कर दिया कि जी आपका जहाज इस बार कहाँ पर लैंड करेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए भी क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को मैंने बताया उनके बारे में कि वो अपनी मुर्दा सियासत नहीं बल्कि वो अपनी जिंदा सियासत को मजीद जिंदा करेंगे। वो इस पाकिस्तान की सियासत में हमेशा जो है वो गालिब रहेंगे, वो अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले करते नजर आएंगे। और मुस्तकबिल में आप देखेंगे आइंदा जो आम इंतखाबात हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जहांगीर तरीन साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा गवर्नमेंट को बनाने में, आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदने में, गवर्नमेंट की तंजीम साजी में और बिलखसूस इस हुकूमत के घर जाने में भी उनका बड़ा एक इफेक्टिव रोल हो सकता है। अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में उनका एक बड़ा इफेक्टिव रोल हो सकता है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें बैठ जाती हैं, फजलुर रहमान साहब तो बैठ ही जाएंगे, तो उसके बाद जब ये राब्ते करेंगे, उसके बाद जब ये अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, उसको असेंबली में मूव ऑन करेंगे, उसको असेंबली में पास करेंगे, तो उससे पहले ये जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब की डेफिनेटली इनको हमायत दरकार होगी क्योंकि वो MNAs हजरात जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में मौजूद हैं, वो MPS हजरात जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में मौजूद हैं। और जहांगीर तरीन साहब ऑफिशियली भी एक स्टेटमेंट दे चुके थे कि मैं इशारा दूं एक छुटकी के अंदर जो है हुकूमत के 40 से 45 अरकान मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। तो 40 से 45 अरकान जो है ना वो अदम एतमाद के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप देखें कौमी असम्बली में अगर 10 से 12 अरकान जहांगीर तरीन साहब के साथ आ गए तो फिर इस गवर्नमेंट का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर ऑपोजिशन की वो हवा चल पड़ेगी जो अदम एतमाद के लिए वो कायम करना चाहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जहांगीर तरीन साहब ने इस हुकूमत को जहां पर तनकीद के साथ साथ अपने निशाने पर रखा तो वहीं पर उन्होंने अपनी नाअहली के फैसले को भी जो है वो बिला जवाज करार दिया, गैर कानूनी करार दिया। और उन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली का कोई जवाज, कोई तुक नहीं बनता। अब वो गवर्नमेंट की कारकर्दगी को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन एक बात सामने रखें, एक बात को मद्देनजर रखें कि वो अब इमरान खान साहब के दोस्त नहीं हैं बल्कि अब उनके बदतरीन सियासी हरीफ बन चुके हैं। और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से सबूत भी लेकर आएंगे और बहुत सी चार्जशीट्स भी इस हुकूमत के खिलाफ पेश करेंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।